शहर की चहल पहल से कोसों दूर सुनसान इलाके में जंगलों के बीच एक आलीशान हवेली खड़ी हुई। इस हवेली के एक बड़े से कमरे में 17 साल की मासूम लड़की प्रिया सोई हुई। अचानक से दरवाजे के बजने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, ये देखकर कि ये दस्तक दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की से आ रही है। कौन है? उसने अपने कदम बेड से जमीन पर रखे। इतने में वो आवाज और तेज हुई। रात के सन्नाटे में वो आवाज दिल को दहला रही थी। वो आंखों में डर लिए खिड़की के पास गई और एक झटके के साथ उसने खिड़की खोल दी। बाहर कोई नहीं था। ये देखकर उसने मुंह से सांस छोड़ी और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसके सामने एक बेहद भयानक लड़की खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखों की पुतलियां पीली थी। तभी उसने प्रिया के बाल पकड़े और उसे घसीट कर दरवाजे के पास ले गई। रात के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके नौकर महेश ने दरवाजा खोला तो एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हुई थी। वो बिना कुछ कहे सीधा अंदर आ गई। उसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला और गुस्से भरी निगाहों से वर्तिका और रोनित को देख रही थी। आपने मुझे पहचाना भी या नहीं? आप लोगों की शक्ल देखकर तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को याद भी हूँ। उसका ये बर्ताव देखकर रोनित और वर्तिका समझ गए कि ये उनकी बड़ी बेटी आलिया ही है। तीनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आलिया दीदी। प्रिया खुश होते हुए उनसे जा चिपटी। दीदी आप आ गई। मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी। ये लोग तो कभी मुझे मिलवाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे भी आखिर आना ही था। आपने बहुत अच्छा किया। अरे दीदी आपका मुंह तो अभी तक फूला हुआ है, अब तो ठीक हो जाइए। गुस्सा क्यों ना हो, बचपन से ही उन्होंने मुझे दीदी के यहाँ भेज दिया और कभी मुझे मिलने के लिए बुलाया भी नहीं। आज मैं पूरे 20 साल की हो चुकी हूँ और इस बार भी ये मुझे यहाँ बुलाने के लिए राजी नहीं थे। वो तो मैं दादी माँ से लड़के यहाँ आ गई, वरना आज भी मैं वहीं होती। दीदी आपका गुस्सा जायज है, पर मम्मी पापा पर, मुझ पर नहीं। ऐसा कहकर प्रिया आलिया के गले लग गई, लेकिन आलिया के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे आलिया हवेली के पीछे बने कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने खड़ी हुई थी। बड़ी बेटी के होते हुए उन्होंने छोटी बेटी को इतना प्यार दिया, मुझे हमेशा खुद से दूर रखा और उसको अपनी जान से लगा कर रखा। अब इनको इनकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर उसने कब्र के पास जमीन थोड़ी सी खोदी, फिर पास ही रखी गुड़िया उठाई और अपनी सीधे हाथ की मुट्ठी में जो बाल पकड़े हुए थे उन बालों को उस काली गुड़िया के ऊपर लपेटने लगी। ये बाल उसकी छोटी बहन प्रिया के थे। जब वो खुशी से उसके गले लग रही थी तब आलिया ने उसके कुछ बाल तोड़ लिए थे। बालों को लपेटने के बाद उसने उस गुड़िया को उस गड्ढे में दबा दिया और फिर वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। अगली सुबह सभी लोग नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर जमा थे। वर्तिका और महेश टेबल पर सभी को ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। वर्तिका ने जब प्रिया को खाना सर्व किया तो वो खाने को अजीब तरह से देखने लगी। अरे प्रिया बेटा, आज तो तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे हैं, खाना शुरू क्यों नहीं करती? मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मांस चाहिए, मांस। उसने बहुत ही भयानक आवाज में कहा। ये क्या तरीका है बात करने का? इतना सुनते ही प्रिया ने चिल्लाते हुए खाने की प्लेट जमीन पर फेंक दी और उसने वर्तिका की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे घास फूस नहीं पसंद, मांस चाहिए मुझे। इतना कहकर उसने ब्रेकफास्ट टेबल को अपने एक हाथ के दम पर उठाया और उल्टा कर दिया। सभी ये देख हैरान रह गए। देख ली ना मेरी ताकत। इतना कहकर वो कॉरिडोर में भाग गई। ये हमारी प्रिया को क्या हो गया है? वो सभी उसके पीछे हो लिए। चलो सब पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। इतना कहते ही वो अपने कमरे में चली गई। वो सभी डरी हुई हालत में भागते हुए उसके कमरे में पहुँचे तो देखा कि वो अपनी सेफ अलमारी के ऊपर पैर लटकाए हुए बैठी थी। उसकी आंखें पीली थी और पूरे चेहरे का मांस खून सा लाल हो गया था। प्रिया बेटा, तुमको क्या हो गया है? प्लीज नीचे आ जाओ। आपने मुझे मांस खाने को नहीं दिया ना, इसी वजह से मैं यहाँ आ गई। यहाँ मुझे मांस मिल सकता है। ऐसा कहते हुए उसने दीवार पर चल रही छिपकली को पकड़ा और खट से अपने मुंह में दबा दिया। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
ऐसा कहते हुए वो अचानक बेहोश होकर अलमारी से सीधा अपने बेड पर जा गिरी। वो अब बेहोश हो चुकी थी। सभी उसकी इस हालत को देखकर बहुत हैरान थे। रोनित ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसे चेक किया। फिलहाल तो ये बेहोश है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया है मुझे यही लगता है कि ये माइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। डरने की बात नहीं है। तभी अचानक से वो सोते सोते ही जोर से हंसने लगी। छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वो उठकर बैठ गई। सामने उस घड़ी को देख डॉक्टर। डॉक्टर ने दीवार पर टंगी घड़ी को जैसे ही देखा, प्रिया ने अपने मुंह से कहा बम। ऐसा कहते ही घड़ी किसी बम की तरह फटकर जमीन पर गिर गई और सभी डर गए। तभी उसने डॉक्टर की गर्दन पकड़ी और उसके कान को अपने मुंह में दबा लिया। उसने एक ही झटके में डॉक्टर का कान उखाड़ लिया। डॉक्टर दर्द से चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। वो बेड पर अजीब ढंग से बैठी हुई डॉक्टर का कान चबा रही थी। कमरे में उसके चबड़ चबड़ करने की आवाज गूंज रही थी। सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। वर्तिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आलिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस वक्त उनके नौकर महेश की नजर आलिया पर पड़ गई और उसको समझते देर नहीं लगी कि इसके पीछे जरूर उसी का हाथ है। मैं इस प्यारी सी बच्ची को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बेड से ऊपर हवा में उठने लगी। ये देखते हुए सभी की आंखें फटी जा रही थी। हवा में तकरीबन 4 फीट ऊपर उठकर वो गोल गोल घूमने लगी। कमरे में तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। वो इस तरह से बेड पर आ गिरी जैसे किसी ने उसको बेड पर पटक दिया और फिर बेहोश हो गई। वर्तिका और रोनित को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों हॉल में बैठे हुए इसी बारे में सोच रहे थे कि उनकी प्यारी बेटी को आखिर क्या हो गया है। मालिक माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी बेबी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बड़ी बेबी का ही हाथ है। ये सुनकर रोनित और वर्तिका दोनों को गुस्सा आ गया। आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? भला वो अपनी ही छोटी बहन को क्यों नुकसान पहुंचाएगी? जलन जलन मालिक, जलन। बड़ी बेबी को छोटी बेबी से जलन है। ये सुनकर रोनित ने खड़े होकर महेश को एक थप्पड़ लगा दिया। वो प्रिया से प्यार करती है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। इस पर महेश रो पड़ा और बोला, इस पराई लड़की के लिए आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। एक सौतेली पराई बेटी के चक्कर में मुझ जैसे सालों के वफादार पर आपने हाथ उठाया। इस पर रोनित उस पर जोरों से चिल्लाया, महेश चाचा। ये सुनकर महेश वहां से चुपचाप चला गया। लेकिन अब आलिया के दिल पर मानो किसी ने चाकू से हमला कर दिया हो। एक सौतेली पराई लड़की, ये महेश चाचा ने क्या कह दिया? क्या मैं सौतेली हूँ? वो सवालिया नजरों से अपने माँ बाप को देख रही थी। पापा, ये महेश चाचा ने अभी क्या कहा? मैं सौतेली? कैसे? तुम उनकी बात पर ध्यान मत देना बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कहकर रोनित ने उसको गले से लगाना चाहा, लेकिन आलिया अपनी जिद पर अड़ गई। नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने मुझे सौतेला कैसे बुलाया। ये सुनकर वर्तिका ने उसको अपने पास बिठाया और बताने लगी। 16 साल पहले हमारे हवेली में एक मालती नाम की औरत काम करती थी। उसका पति एक हारा हुआ इंसान था। उसे काम करके पैसे कमाना नहीं आता था। वो सिर्फ तंत्र मंत्र के जरिए ही अमीर बनना चाहता था। उसकी इस हरकत से तंग आकर मालती अपनी बेटी को यहाँ पर ले आई, लेकिन उसके पति ने उन दोनों पर काला जादू कर दिया। मालती ने मुझसे कहा कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है और अगर उसकी बेटी यहाँ रहेगी तो वो अपनी तंत्र शक्ति के जरिए उसको भी मार देगा। इसीलिए आप मेरी बेटी को यहाँ से दूर भेज दीजिए, वरना वो भी जिंदा नहीं रहेगी। उसकी बेटी सिर्फ 4 साल की थी। हमने पुरोहित जी से बात की तो उन्होंने बताया कि उस लड़की को इस शहर से दूर रखना पड़ेगा। जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती, उसको इस शहर से दूर रखना पड़ेगा। ये सुनकर आलिया की आंखों में भी आंसू आ निकले। क्या वो लड़की मैं थी? वर्तिका ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, हाँ, वो तुम ही थी। तुम्हारी जान बचाने के लिए हमने तुमको इस शहर से दूर प्रिया की दीदी के पास भेज दिया, लेकिन हम तुमको ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए हमने यही फैसला किया कि तुमको कभी नहीं बताएंगे कि तुम हमारी नौकरानी की बेटी हो और तुमको हमेशा अपनी सगी बेटी जैसा प्यार देंगे। ये सुनकर आलिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में ऐसा सैलाब उठा कि वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोते हुए तेजी से वहाँ से भाग गई। तभी प्रिया के कमरे से उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और वो दोनों उसके कमरे की तरफ भागे। इस तरफ आलिया भागकर कब्रिस्तान में उसी कब्र के पास जाकर रुकी।
पछतावे के आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। उसने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए। ये क्या कर दिया मैंने? जलन में आकर उस परिवार को बर्बाद कर दिया जिसने हमेशा मेरे बारे में ही सोचा। मेरे भले के लिए उन्होंने मुझे बाहर भेजा और मैंने जलन में आकर उनकी ही बेटी की जान खतरे में डाल दी। इस तरफ अपने कमरे में मौजूद प्रिया अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। रोनित ने उसे काबू करने की कोशिश की तो उसने उसे धक्का मारकर दूर फेंक दिया और फिर कमरे से बाहर निकल गई। दोनों बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया किसी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ गई और छत से उल्टी लटक गई थी। उसके मुंह से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। इस तरफ आलिया भी अपने कर्मों को याद करके टूट टूट कर रो रही। अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं अपनी बहन के ऊपर से वो बुरा साया हटा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर उसने अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू। कुछ ही देर में उसने गड्ढा खोदकर उस गुड़िया को वापस निकाल लिया। गुड़िया को हाथ में लेकर उसने कोई मंत्र पढ़ा और फिर उस पर से प्रिया के बालों को हटा दिया। उसके बाद उसने गुड़िया को जमीन पर फेंक फिर उसने कब्रिस्तान के गेट पर टंगा हुआ एक लालटेन उतारा और उस गुड़िया पर फेंक दिया। वो गुड़िया धू धू कर जलने लगी। इस तरफ प्रिया, जो कि अभी छत से चिपकी हंस रही थी, अचानक से चिल्ला नहीं। फिर अचानक से वो छत से नीचे आ गिरी। उसके शरीर से एक साया निकलकर बाहर चला गया और वो बेहोश हो गए। अब वो साया आलिया के सामने एक बेहद ही भयानक लड़की के रूप में आ गया। तूने ठीक नहीं किया, अब उसकी जगह मैं तेरी आत्मा को साथ लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर उसने आलिया का गला पकड़ लिया। तभी वहाँ महेश अपने एक बाबा को ले आ पहुंचा। बाबा ने मंत्रों का जाप करके उस आत्मा पर पानी फेंका तो वो चीखते चिल्लाते हुए फिर से धुआं बन गई और फिर हवा में ही कहीं गायब हो गई। इतने में बाकी सब लोग भी वहाँ आ पहुँचे। वर्तिका ने आलिया को गले से लगाया और उससे कहा कि उनको उससे कोई शिकायत नहीं है। प्रिया अब ठीक हो चुकी थी। आलिया ने उसको गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े।